Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Ria. So in today's video, I'll be telling you that what are those tips that I followed that helped me to score 96 out of 100 in C programming language in my end semester exams. So without wasting time, let's start with the video. So the first point is that you have to focus on basics. Focus on basics. जो सी के फंडामेंटल्स है, जो फाउंडेशनल टॉपिक्स हैं, आपको सबसे पहले उन पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड बनानी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके हो गए सिंटैक्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, डेटा टाइप्स हो जाते हैं. डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. देन आपके आ जाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, या फिर आप उनको बोल सकते हो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिनके अंदर आप पढ़ते हो अबाउट इफ एल्स कंडीशंस पढ़ते हो, लूप्स के बारे में पढ़ते हो, जंप स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हो. आपको ये पता होना चाहिए कि जो जंप स्टेटमेंट्स हैं वो आप यूज कहाँ पर करते हो, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनका सिंटैक्स क्या होते हैं, जंप स्टेटमेंट्स को यूज करना जरूरी क्यों होता है. ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपका बेस क्लियर करते हैं. ऑल्सो ये मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स बताए जो कि आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते. ऑल्सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल फंक्शन हो गया, रिकर्जन हो गया, फंक्शन हो जाता है, रिकर्जन हो जाता है. देन एरे इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंटर हो जाता है. सो ऐसे काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर बात करेंगे. तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा फंडामेंटली क्लियर होने चाहिए. Now, moving to the second point, it is you have to practice regularly. Practice regularly. या देखो प्रैक्टिस ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Now, to improve your programming skills, you need to practice daily, at least half an hour a day. अगर आप दिन के आधा घंटा भी अपने कोडिंग की, अपने प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, सो दैट्स मोर देन इनफ. बट आपको ये कंसिस्टेंटली हर दिन करना ही करना है. यू शुड ट्राई टू सॉल्व अ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स कवरिंग डिफरेंट टॉपिक्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो एंड यू आर ऑलरेडी केम टू एन एंड, फॉर एग्जाम्पल आप आ चुके हो एरेज के ऊपर, आप पढ़ रहे हो एरेज. अब एरेज के अंदर आप पढ़ते हो एरे का एग्जाम्पल, बट इट डजंट मीन कि आपको सिर्फ एरे का ही एग्जाम्पल करना है. अगर आप उसके अंदर लूप्स को इंक्लूड कर सकते हो, जो कि हम करते हैं. अगर आप कंडीशंस, फॉर एग्जांपल इफ एल्स को इंक्लूड कर सकते हो तो आपको वो भी करना है. अगर आप फंक्शंस को इंक्लूड कर पा रहे हो तो आपको वो भी करना है. बेसिकली हमको क्या ट्राई करना है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम नए नए टॉपिक्स पढ़ते जाते हैं, पुरानी चीज़ों को हमको भूलते हुए नहीं जाना है. वो सारे टॉपिक्स, वो सारी चीज़ें हमको अपने न्यू प्रोग्राम्स के अंदर इंकल्टेट करते हुए जाना है, ताकि हमको अलग से उन्हें रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े. अब यार देखो, बचपन में हम सबने इंग्लिश पढ़ी है, राइट, ABCD हमने पढ़ी. तो आज तक ये हम सबको कैसे याद है, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग इट डेली. ABCD पढ़ते थे पहले, देन वर्ड्स फॉर्मेशन सीखते थे, देन सेंटेंस फॉर्मेशन, देन पैराग्राफ फॉर्मेशन. तो हम इसको हर दिन करते थे. अब ऐसा थोड़ी है कि ABCD सीख ली तो अब वर्ड्स के लिए हम कुछ और सीखेंगे, ऐसा नहीं है ना. तो सेम टू सेम प्रोग्रामिंग के अंदर भी होता है. जो आप पहले पढ़ चुके हैं आपको वो यूज करते हुए जाना है. प्रोग्रामिंग ये नहीं होती है कि हम कॉपी लेके बैठ गए और हम फिर बस याद करे जा रहे हैं. ये प्रोग्रामिंग नहीं होती है. Programming is that you are building your hard skills by constantly doing practicing. Okay, now the third point, which is very important, notes. Notes here I mean by handwritten notes. आपके पास खुद के handwritten notes होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बताती हूँ. Now, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग की जब स्टार्टिंग फेज में होते हो, व्हेन यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद प्रोग्रामिंग, तो सबसे पहले कुछ भी सीखते हुए हमें लगता है कि ये तो बहुत इजी है, ये तो हमको आता है, ये तो हमको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. बट ओवर टाइम 3 दिन के बाद आप वो चीज़ें भूलने लग जाते हो. मैक्स टू मैक्स आपको 3 दिन तक याद रहेगा, बट 3 दिन के बाद आप भूलना स्टार्ट कर दोगे. तो इसीलिए आपके पास हैंड रिटन नोट्स होने बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ आपके खुद की. जब हम मेहनत करके नोट्स बनाते हैं ना तो हमको सच में लगता है कि हाँ यार थोड़ी बहुत हमको पढ़ना भी चाहिए. यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोट्स विथ 1 or 2 एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्वेश्चन करा, कोई टॉपिक आपने लिखा, फंक्शन कोई टॉपिक लिखा,
अब आपने जब पूरा का पूरा फंक्शन लिख दिया, इसका सिंटैक्स लिख दिया, कितने टाइप्स के होते हैं, आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर, यू हैव रिटन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका एक प्रोग्राम जरूर लिखना है। भले ही आप बहुत ही बड़ा प्रोग्राम मत लिखो, बट एक छोटा सा प्रोग्राम तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ऑल्सो नाउ बिकॉज यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विथ प्रोग्रामिंग, you need to write, you should in fact try to write your programs with comments हम इस तरीके से हम comments लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, सी प्लस प्लस में भी हम ऐसे ही लिखते हैं। You should write your programs with comments in order to better understand when you revise। तो जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो तब तो हमको हर एक चीज क्लियर होती है, क्योंकि हम उसको पढ़कर बना रहे होते हैं। बट क्या पता कि फॉर एग्जाम्पल कुछ बेसिक सी स्टेटमेंट लिखी हुई थी, मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, अब मैं क्या करूं, मेरा कल एग्जाम है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कमेंट्स लिख सकते हैं। कुछ एक दो लाइनों का हम लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिख रखा था, यहाँ हमें क्या बताना है, अगर हमने लूप यूज करा तो हम यहाँ क्यों लूप यूज कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने नोट्स के अंदर ही कमेंट्स लिखकर अपने प्रोग्राम को और ज्यादा रीडेबल बना सकते हो और ज्यादा रिप्रेजेंटेबल बना सकते हो, जो कि आपको बाद में मदद करेगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज राइटिंग आंसर्स। अब वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको मिल जाएगा वहां पर तब भी मैं आपको यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाउ make sure that whenever you are writing answers in an exam or you are writing about a specific topic, for example कोई topic है आपके पास लूप्स के बारे में आपको अपने एग्जाम के अंदर लिखना है, तो आप लूप्स को किस तरीके से लिखते हो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस सीक्वेंस। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या चीजें आती हैं, सबसे पहला आता है व्हाट आर लूप्स। लूप्स क्या होते हैं, व्हाई डू वी नीड टू यूज लूप्स, लूप्स को हमको यूज करने की जरूरत ही क्या है, बिना लूप्स के मैं प्रोग्राम क्यों नहीं लिख सकती, या फिर अगर लिख सकते हैं तो इनएफिशिएंट क्यों होता है। ऑल्सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांटेज ऑफ लूप्स। लूप्स की ऐसी क्या एडवांटेज है कि मुझे लूप्स को यूज करना ही करना चाहिए। तो ये आप कुछ 5 to 6 लाइन्स के अंदर कर दो समराइज। इसके बाद लूप्स के 3 टाइप्स होते हैं, तो आप इसके बाद लिख सकते हो टाइप्स। अब आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप टाइप्स लिख सकते हो 1 2 3, यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर लूप, देन यहाँ पे व्हाइल लूप, देन यहाँ पे आपका डू व्हाइल लूप आ जाएगा। या फिर ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि आप लिखो लूप्स, टाइप ऑफ लूप्स आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, एंड देन आप कुछ इस तरह फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हो फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड यहाँ पे डू व्हाइल लूप। अब आप खुद सोच के बताओ कौन सा इन दोनों में से कौन सा बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेबल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर स्क्रीन पे एकदम से देखे तो सबसे पहले नजर कहाँ पर जाती है, यहाँ पर जाती है नजर सबसे पहले। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम अपने आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करें कि सामने वाला जो कि एग्जामिनर है वो देखते ही यहाँ पर देखे और मार्क्स दे दे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने लिया फर्स्ट फॉर लूप, हमने पहले लिया फॉर लूप, इसकी लिखो डेफिनेशन। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो सेम रहेगी जो कि हमने लूप की एक्चुअल डेफिनेशन लिखी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसके बाद क्या करोगे, इसका लिखोगे आप सिंटैक्स। सिंटैक्स में आप कैसे लिखते हो, फॉर लिखते हो, देन यहाँ पर आप करते हो इनिशियलाइजेशन, देन यहाँ पे कंडीशन लिखते हो, देन यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखते हो, देन यहाँ पे क्या लिखते हो स्टेटमेंट्स। तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखते हैं, फिर यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। इसके बाद आप लिख सकते हो व्हाइल लूप के बारे में। यहाँ पे आपने लिखा अबाउट व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंटैक्स, सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन लिखोगे। अब व्हाइल लूप को हम प्री टेस्टेड लूप भी बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं आप वो भी लिख सकते हो। सिंटैक्स की बात करोगे तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इसका इनिशियलाइजेशन करते हो इसका, देन आप लिखते हो व्हाइल, देन यहाँ पर आपकी कंडीशन आ जाती है, कंडीशन, एंड देन यहाँ पर आपके स्टेटमेंट्स आते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हो आप यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर जो भी आपका इंक्रीमेंट होता है या फिर डिक्रीमेंट होता है यहाँ पे वो इंक्लूड करते हो। देन आपका थर्ड आता है डू व्हाइल लूप।
यहाँ पर हम लिखते हैं डू वाइल लूप। इसकी भी सबसे पहले आप लिखोगे डेफिनेशन। नाउ डू वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज द पोस्ट टेस्टेड लूप। और डू वाइल लूप के अंदर आप एक और बात इंक्लूड कर सकते हो, दैट द कोड इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस वेदर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि आपको डू वाइल के अंदर इंक्लूड करना ही चाहिए, जो कि इसको अलग बनाता है बाकी सारे लूप से। ऑल्सो आप यहाँ पे क्या इंक्लूड कर सकते हो कि वाइल के बाद जब हम कंडीशन लिखते हैं तो वहां पर एक सेमीकोलन भी हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डू, देन यहाँ पर आपके जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं, देन यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट आता है या फिर डिक्रीमेंट आता है, देन यहाँ पर ये खत्म, देन यहाँ पर हम लिखते हैं वाइल, देन यहाँ पे आपकी कंडीशन आती है, देन यहाँ पे सेमीकोलन आता है। ऑल्सो इन्हीं के साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है, सिंटैक्स हमने जैसे ही लिखा इसके बाद आपको क्या लिखना है, एक प्रोग्राम। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक प्रोग्राम लिखना है। अब मुझे पता है कि बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा कि हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, टाइप्स लिख रहे हैं, तो देखो ये वाला क्वेश्चन कम से कम 5 to 6 मार्क्स में आएगा अगर आपके मिड टर्म्स चल रहे हैं, या फिर अगर आपके एनुअल चल रहे हैं या फिर एंड सेम्स चल रहे हैं तो एटलीस्ट 10 मार्क्स के अंदर तो ऐसा क्वेश्चन आता ही है। नॉट डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आपको प्रोग्राम लिखना है। जरूरी नहीं है कि हम बहुत ही बड़ा सारा प्रोग्राम लिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहो तो बेसिक नंबर्स का लिख सकते हो, दैट इज 1 to 10 प्रिंटिंग का लिख सकते हो, रिवर्स प्रिंटिंग का लिख सकते हो, टेबल प्रिंटिंग का लिख सकते हो। बहुत ही सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ऑल्सो यहाँ पे पैटर्न क्वेश्चंस को भी अगर आप करते हो तो वो भी आपके लिए यूजफुल होगा। पैटर्न क्वेश्चंस भी हम बहुत ही जल्द क्वेश्चन सीरीज के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा आपको सिर्फ एक ही के अंदर नहीं करना है, आपको फॉर लूप के अंदर करना है, वाइल लूप के अंदर करना है एंड डू वाइल लूप के अंदर करना है। जरूरी नहीं है कि आप तीन लूप्स को अगर आप लिख रहे हो तो आप तीनों के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखो। आप सेम प्रोग्राम को यूजिंग डिफरेंट लूप्स भी कर सकते हो, जैसा कि हमने करा था। हमने क्या करा था, हमने 1 to 10 नंबर्स एक ये कॉमन प्रोग्राम था जो कि हमने सॉल्व करा था। फॉर लूप से भी करा था इसको, वाइल लूप से भी करा था एंड डू वाइल लूप से भी करा था, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि तीनों लूप्स में डिफरेंस क्या है, बट द आउटपुट रिमेन्स द सेम। तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। ऑल्सो एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, एंड दैट इज यू नीड टू मेंटेन क्लीनलीनेस व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स। अब ये नहीं करना है कि अगर हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो हमने व्हाट, व्हाई एंड एडवांटेजेस सारी की सारी एक या 2 लाइन्स के अंदर घुसा दी, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले व्हाट के लिए 2 लाइन्स के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखो, देन यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट बनाओ, फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आप लिखो व्हाई डू वी यूज दिस, देन थर्ड पॉइंट में आप कुछ इस तरीके से एडवांटेजेस लिखो, देन उसको अंडरलाइन करो, देन यहाँ पर लिखो दैट व्हाट आर दी एडवांटेजेस। कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेबल मैनर में लिखना है। देन लूप्स के टाइप्स को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि थोड़ी ब्रीदेबल स्पेस है, बहुत ही ज्यादा पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, फॉर, वाइल, डू वाइल, तो ये कैसा लग रहा है देखने में? हाँ, कैसा लग रहा है देखने में? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड लग रहा है, ऐसा लग रहा है एक ही साथ में मर्ज कर दिया गया। तो थोड़ा सा स्पेस रखो बीच के अंदर, ठीक है। ऑल्सो देन जब आप ये लिखते हो, सिंटैक्स लिखते हो, तो जैसे हमने ये कोड डिफाइन करा, तो यहीं पर मत लिख दो स्टेटमेंट, यहाँ इन दोनों के बीच में जो हमने लाइंस छोड़ी है वहां पर लिखो स्टेटमेंट, तो थोड़ा और रिप्रेजेंटेबल लगता है, स्पेशियस दिखना चाहिए, ठीक है। नाउ अब जब आप अपना आंसर्स लिखते हो एग्जाम्स के अंदर तो आपको ड्राई रन लिखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज आप ड्राई रन लिखते हो किसी को समझाने के लिए। अगर आपसे वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको समझाओ, तो आप ड्राई रन से समझा सकते हो। इसके अंदर आपको बेसिकली प्रोग्राम लिखना होता है, उसके साथ आउटपुट लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम चूज नहीं करना है, क्योंकि फिर आउटपुट भी अकॉर्डिंगली उतना ही बड़ा हो जाता है, ठीक है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज PYQs। PYQs तो ऐसा पॉइंट है जो कि कभी भी आप मिस नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आप देखोगे कि अबाउट 30 to 40% तो आता ही आता है।
ऑल्सो देर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको आप मिस नहीं कर सकते। 1 मार्क्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यूज आप अपने सीनियर से ले सकते हो, आप किसी से भी ले सकते हो। इनकी आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये नहीं कि कल एग्जाम है तो आज लेकर बैठ गए पीवाईक्यू, ये नहीं होता है। जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो उसी के साथ उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगा लो। इससे हमको क्या पता चलता है कि ये टॉपिक है, ये क्वेश्चंस है, इस टॉपिक को इतने सारे क्वेश्चंस से पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ऑल्सो देन 6th पॉइंट आता है आपके पास रिवीजन एंड प्रैक्टिस। नाउ मैंने ये बात ऑलरेडी पहले बोली है दैट मेक श्योर whatever topic you are studying, don't leave them behind। अगर आप पहले पढ़ते जा रहे हो, अगर आप आगे का पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यू आर जस्ट सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है अपने पुराने टॉपिक्स को अपने करंट प्रोग्राम्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोग्राम हो गया कोई एरे का कोई प्रोग्राम है, वो उसके अंदर जरूरी नहीं कि मैं लूप ही लगाऊं, मैं उसके अंदर फंक्शन भी लगा के देखती हूँ, फंक्शन भी लगा के देखूंगी, मैं इफ एल्स कंडीशन भी लगा के देखूंगी, अगर हो सके तो रिकर्जन भी लगा कर देखो। जितने भी टॉपिक्स आप सोचते हो कि एक प्रोग्राम के अंदर मैं डाल सकता हूँ, मैं डाल सकती हूँ, डाल कर देखो। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, लॉजिक बिल्डिंग बढ़ती है आपकी। नाउ द 7th point is, and this is the last point, which is again a very important point. Underline important keywords. Underline important keywords. Now, what do we actually mean by keywords? Keywords वो words होते हैं जिनके बिना आपका कोई सेंटेंस या फिर आपकी कोई डेफिनेशन या फिर आपका कोई टॉपिक इनकम्प्लीट होता है। इफ आई टेक वन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम में लिखना है अबाउट फंक्शन। अब फंक्शन के बारे में लिखने से पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे। नाउ देयर आर सम वर्ड्स, देयर आर 3 वर्ड्स। इंक्रीजेस, फंक्शंस क्या करते हैं, दे इंक्रीजेस कोड रीयूजेबिलिटी। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको यूज करे बिना आपकी जो फंक्शन की डेफिनेशन है दैट विल लुक इनकम्प्लीट। तो आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप फंक्शन की डेफिनेशन लिखो, इनको आप क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। तो जो भी एग्जामिनर है उनकी सीधी नजर ही यहाँ पर जाएगी। अब देखो यार, तुम्हारे पास ना 2 चॉइसेस होती है, या तो तुम एग्जामिनर से मेहनत करवाओ या तुम एग्जामिनर की मेहनत कर लो। अब क्या मतलब है इसका, जितना ज्यादा टाइम एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी पे लगाएगा तुम्हारे मार्क्स उतने ही कम होते जाएंगे। इसलिए यू नीड टू मेक श्योर कि भाई एग्जामिनर ने मेरी कॉपी खोली तो फटाफट चेक करके वो आगे बढ़ जाए। अब ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उनको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरी कॉपी एक तो रिप्रेजेंटेबल है, योर कॉपी शुड बी रिप्रेजेंटेबल, इट शुड बी क्लीन। जो भी लिखा है वो एग्जामिनर को एटलीस्ट समझ में, अगर राइटिंग इतनी अच्छी भी नहीं है कोई बात नहीं, अगर साफ सफाई से लिखोगे तो पढ़ने लायक तो बन ही जाती है। रीडेबल होनी चाहिए हर क्वेश्चन के बाद। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आंसर कॉपी, यहाँ पे एक मार्जिन होता है, यहाँ पर आप दूसरा मार्जिन बना सकते हो अगर आप चाहो। तो आपकी कुछ कॉपी होती है, यहाँ पर अगर यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 1, आंसर 1 मत लिखा करो, क्वेश्चन 1 लिखो। देन जैसे ये खत्म हो जाए तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो, देन क्वेश्चन 2 लिखो, देन अगेन एक लाइन ड्रॉ करो जब वो खत्म हो जाए। तो इस तरीके से लिखो। अगर आप सिंटैक्स लिख रहे हो, जब पेपर खत्म हो जाए फिर भी टाइम बचा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम है 3 आवर्स का, 2.5 घंटे में पेपर खत्म हो गया, आधा घंटा अभी भी बचा है, तो जाने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हो, अपने पेपर को थोड़ा रिप्रेजेंटेबल बना सकते हो लिखने के बाद भी। यस, यू हर्ड इट राइट। सिंटैक्स अगर आपने कुछ इस तरह से लिख रखा है तो उसको एक प्रॉपर पेंसिल से एक ब्लॉक के अंदर कन्फाइन करो, डिफाइन करो। तो ये कुछ वेज होती है जिनसे आपकी जो आंसर शीट है वो एक तो सुंदर दिखती है, दूसरी बात रिप्रेजेंटेबल लगती है, साफ सुथरी लगती है और रीडेबल बनती है। तो एग्जामिनर को अगर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तुमने प्रॉपर अंडरलाइनिंग कर रखा है, तुमने प्रॉपरली सिंटैक्स को लिख रखा है, प्रोग्राम। और हाँ, एक और बात,
यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना है, तो जब भी आप प्रोग्राम लिखो तो ये नहीं कि सीधा हमने हेडर फाइल से चालू कर दिया, नहीं। यहाँ पे आपने क्या करा, सिंटैक्स लिखा, यहाँ पे आपका सिंटैक्स हो गया खत्म। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट्स करो या फिर लिखो क्वेश्चन एग्जाम्पल, एंड देन राइट द नेम ऑफ द क्वेश्चन जिसका आप प्रोग्राम लिखने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल आप लिखने वाले हो प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन, तो इस तरह लिखो एंड उसके बाद प्रोग्राम की स्टार्टिंग करो। जब प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो जाए, रिटर्न 0 लिखना मत भूलना। जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो आप यहाँ पे क्या करो, आउटपुट लिखकर फिर प्रॉपरली उसको लिखो। आउटपुट के बाद भी फिर क्या करो, लाइन ड्रॉ करो। तो एक बार इन टेक्निक्स को फॉलो करके जरूर देखना, आपको जरूर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस बिल्कुल दिखेगा। तो यस, दीज वर सम ऑफ द अल्टीमेट टिप्स दैट हेल्प्ड मी टू स्कोर 96 out of 100 in C programming language. 96 on 100 is not a small thing, of course. Do try them out and let me know कि आपके लिए काम करती है या नहीं। वैसे तो ये एवरग्रीन टिप्स है, काम करती हैं। So yeah, that's all for today. Subscribe my channel if you're new to my channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video.